हम लोग एक न्यू एनिमे को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द ऑन ऑफ न्यूबी एडवेंचर, जिसमें हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि एक एफ रैंक एडवेंचर इतना ज़्यादा पावर टीम के साथ ट्रेनिंग करने के बाद इनविंसिबल बन जाता है। तो वो अपनी पावर्स के बारे में ही नहीं पता होता है उसको। वो एफ रैंक के तौर पर अभी भी काम कर रहा होता है। गाइस, इस एनिमे एडवेंचर को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिना देरी करते हुए इस एनिमे को स्टार्ट करते हैं। हम दिखाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर रीक एडवेंचर की ताकतवर टीम के साथ 2 साल ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि वो एक एफ रैंक के एडवेंचर से ई रैंक एडवेंचर में प्रमोट हो सके। उसके लिए वो ई रैंक के एडवेंचर का एग्ज़ाम देने चलता है। तब यहाँ पे एडमिट कार्ड लेने समय रीक को उसकी पुरानी कोवर्कर एलिसा मिल जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तब एलिसा कहती है कि जब अपने काम को रिजाइन किया था तब मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई थी, पर सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ तो मैं तब हो गई थी तब मुझे पता चला कि आप एडवेंचर बनना चाहते हैं। मुझे पता है कि 30 साल की उम्र में एडवेंचर बनना थोड़ा ज़्यादा अजीब है। ऐसे तो नॉर्मल इंसान अपनी यंग एज में ही एफ रैंक एडवेंचर के लिए अप्लाई कर देता है और 2 सालों में के अंदर ई रैंक प्रमोट हो जाता है। ये बात तो आपने सही कही है, पर ये सब कुछ छोड़िए। आप ये बात बताइए कि आप पिछले 2 सालों में से क्या कर रहे थे। पिछले 2 सालों में माउंटेन पर था और अपने सीनियर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। और तब हम देखते हैं कि एक पर्सन दारू पीकर रीसा को तंग करने लगता है और उसने अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है। तब रीक उसका आदमी को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि वो पर्सन बेहोश हो जाता है। वो रीक को लगता है कि ज़्यादा दारू पी के वजह से उसकी ये हालत हो चुकी है और तब वो अपने एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ जाता है, पर वो अपने एग्ज़ाम नंबर से सबसे ज़्यादा खुश नहीं होता है क्योंकि उसे लगता है कि वह एक अनलकी नंबर है। तब रानेट उसने उसका हाल चाल पूछती है। तब रिंग उसे अंदर की सारी बात बताती है और ये हम देखते हैं कि जिस पर्सन को रीक ने पकड़ा था उसके स्टील आर्मर रीक के हाथ के निशान छप चुके थे और तब हमें पता चलता है कि वो पर्सन एक ए रैंक एडवेंचर होता है जिसे रीक ने इतना आसानी से बेहोश कर दिया। और ये रीक एग्जाम देने चलता है जहाँ पर वो लोग उसके मेजरमेंट ले रहे होते हैं और उसकी एज को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि पहले टेस्ट में उसने मैजिक को मेजर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी पावर मैजिकल पावर रैंक बताया जाता है। और तभी हम देखते हैं कि रीक के मैजिकल पावर का रैंक सबसे ज़्यादा कम होता है जो कि एक एफ रैंक माइनस में होता है। तब सभी लोग ये देखकर उस पर हंसने लगते हैं, पर हम देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जामिनर के आने से पहले क्रिस्टल टूट जाता है जिससे अभी रीक ने अपना मैजिक पावर नापा था। और तब हम देखते हैं कि अगले टेस्ट में सभी एग्जामिनीज को एक स्लाइम पर अपनी पूरी ताकत से हमला करने के लिए कहता है ताकि वे अपनी पावर को मेजर कर सकें। रीक को याद आता है कि उसने सीनियर ने सभी उसे ये ट्रेनिंग करवाई थी जिससे उसने गोल्डन स्लाइम बैग को ऊपर ट्रेनिंग की थी और वो गोल्डन स्लाइम असल में ड्रैगन के दांत इतना ताकतवर होता है। और उसके सीनियर ने उसने ट्रेनिंग इसलिए करवाई थी ताकि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। और रीक ने उस गोल्डन स्लाइम को हर एक दिन कम से कम 50,000 टाइम पंचेस मारे होते हैं। तभी सभी लोग अपनी
अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने लगते हैं और हम देखते हैं कि एक नोबल फैमिली का लड़का सेकंड में अपनी पावर का शो ऑफ करने लगता है और सभी लोगों को ऑफर ये सुनी थी कि अफवाह। और 11 साल की उम्र में ही उसने सी रैंक जितना ताकतवर था और तब वो लड़का अपने फायर मैजिक से उस स्लाइम पर हमला करता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तो तक रिंग सोचता है कि आखिरकार ये क्या था। ये ठंड नेचर कंपोज फायरो मैजिक था, पर जो ट्रेनिंग के टाइम मेरे सीनियर ने मुझ पर यूज़ किया था वो तो इससे बिल्कुल अलग था। मुझे तो लगता था कि उस टाइम मरने जा रहा हूँ मैं, पर रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने आसपास का ध्यान रखते हुए उस चीज़ को छोटा कर दिया हो। तो ये सच में बहुत ज़्यादा जीनियस है। और तक रिंग की बारी आती है, तभी एग्जामिनर कहता है कि रुको जा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुमने अपने एडवेंचर की ज़िंदगी 30 साल के होने पर शुरू की है। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम यंग एज से ही अपने मानव को ट्रेन नहीं करोगे तो तुम्हारा मैजिकल ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और इसीलिए वजह से तुम्हारा माना मेजरमेंट का रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेकार आएगा। मैंने तो तुम्हारा बस एक सलाह दे रहा हूँ कि अगर तुम अपना भला चाहते हो तो तुम्हें एडवेंचर गिरी अभी छोड़ देनी चाहिए। मैं इसके बारे में पहले ही जानता हूँ, पर मैंने यहाँ तक अब पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मुझे पता है कि मेरी एज में एडवेंचर बनना नॉर्मल बात नहीं है, पर यह कोई गलत चीज़ नहीं, डिसीजन नहीं है। आखिरकार जिससे गलत ही क्या होगा। और तब हाँ ग्रीन स्लाइम बैग को एक जोरदार पंच मारता है जिससे हम देखते हैं कि उस स्लाइम का बैग के साथ साथ उसके सामने वाली दीवार भी टूट जाती है और सभी लोग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो नोबल फैमिली का जो लड़का सोचता है कि आखिरकार ये बूढ़ा आदमी है कौन, ये पर तो शो ऑफ करने वाला था, पर इसने तो मेरी जगह ले ली। लगता है कि अब मुझे डिफेंस मैजिक में का कमाल दिखाना होगा क्योंकि वो तो मेरी स्पेशलिटी है। और तब हम ये देखते हैं कि डिफेंस मैजिक में भी वो बहुत ज़्यादा कमाल दिखा रहा होता है। तब वो नोबल फैमिली का जो लड़का सन होता है, मैं तो अभी तक फोर्थ नेचुरल कंपोज मैजिक को रोक भी नहीं सकता और ये तो कितने आराम से खड़ा है। तावा का एग्जामिनर कहता है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा कमाल के हो और तुम फॉक्स नेचर के मैजिक यूज़ कर रहे हो। क्या तुम इसे ठीक कर रहे हो? क्योंकि जिसके साथ बाद तुम पर फोर्थ नेचर मैजिक यूज़ करने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होने वाला है, जो कि इसलिए तुम्हारे भी अपनी डिफेंस मैजिक को बढ़ाना चाहिए। मुझे माफ़ कर देना, पर असल में मैं सिर्फ एक फर्स्ट नेचर मैजिक ही यूज़ कर पाता हूँ। तुम तो अपने मानव को बहुत ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाते हो, तो आखिरकार कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप चिंता मत कीजिए। मेरे हिसाब से अपने हमले से मुझे कुछ नहीं होने वाला। तब वो एग्जामिनर अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर देता है और हम लोग देखते हैं कि उसके हमले से वहाँ पर लगता हुआ बैरियर भी टूट जाता है, पर को कुछ नहीं होता है। तब एक फर्स्ट रैंक का रॉयल नाइट वहाँ पर धमाके की वजह से सुनकर
आ जाता है और उस चीज़ के बारे में पूछने लगता है। तब एक एग्जामिनर उसके बारे में कुछ भी बताती है, जिसे सुनकर वह पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसे पता चलता है कि एक 32 ईयर का एडवेंचर, जो कि इससे पहले 14 साल से एक गिल्ड के इफेक्शनिस्ट था। और तब वो उस एग्जामिनर से पूछता है कि आखिरकार ये रिफेक्शनिस्ट क्या होता है। क्या ये किसी तरह का टाइटल है जो उसने दिया जाता है ड्रैगन को हराता है। तब एग्जामिनर इस बात से मना कर देती है। तब ये रिक अपना फाइनल रिटर्न एग्ज़ाम भी दे देता है। तब ये रिटर्न कहती है कि तो अपना रिटर्न एग्ज़ाम कैसे गया। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पूरे 100 में से 100 आने वाले हैं अंक। 14 सालों में गिल्ड में ही तो काम कर रहा था, पर मुझे सबसे ज़्यादा चिंता पहले राउंड की थी कि मेरे दोमोना का रैंक F- में आ गया। तो फिर फिजिकल एग्ज़ाम कैसे गया। मेरे हिसाब से तो वो अच्छा ही गया है। तुम चिंता मत करो, तुमने 2 साल में बहुत सारी ग्रोथ की है, तो इसलिए सब कुछ ठीक ही होगा। तब वो नोबल फैमिली का बेटा फ्रीड वहाँ आ जाता है और रिक को बुलाने लगता है। तो रिक कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम क्या खो गए हो। तो चलो आओ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में कुछ मदद करता हूँ। मुझे चिंता भी छोटे बच्चे मत समझो और मुझसे तुम ये सब कुछ बिगाड़ दिया है। इस एग्ज़ाम में कुछ शो ऑफ करना था मुझे, पर तुम ये मुझे ज़्यादा फेमस हो गए हो तुम। तो रिक इसके लिए माफ़ी मांगने लगता है, पर तब फ्रीड की बड़ी बहन एंजेलिका वहाँ आ जाती है और फ्रीड उससे बताता है कि रिक उससे बुली कर रहा है और रिक को 40 साल का बुढ़ा कहता है, जिससे रिक को गुस्सा आ जाता है और तब वो लोग इसी चीज़ को लेकर बहस करने लगते हैं। तब एंजेलिका अपना ग्लास फेंककर रिक को मुकाबले के लिए चैलेंज करती है और तब रिक उसके गिलास को उठाकर उससे गंदा करने से मना करता है, पर अनजाने में उसने डुओल के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था और तब वो लोग मुकाबले करने के लिए लड़ाई के लिए मैदान में चले जाते हैं। तब एंजेलिका कहती है कि मैं सेकंड क्लास रॉयल नाइट अब तुम्हें तुम्हारे कामों की सज़ा दूंगी। फिलियम किंगडम में जीने वाले व्यक्ति अपने हिसाब से लूजर से कोई भी काम करवा सकता है, तो इसलिए अगर तुम हार जाओगे तो तुम पूरी ज़िंदगी के लिए मेरे नौकर बन जाओगे। रेनेट इससे कहता है कि ये सेकंड क्लास का रॉयल नाइट है। आखिरकार इसका मतलब है कि फिलन किंगडम में रॉयल नाइट्स की शांति बनाए रखते हैं और अगर यह सेकंड क्लास रॉयल नाइट है तो इसका मतलब है यह बी रैंक इतनी ज़्यादा ताकतवर हो सकती है, तो जिससे लड़ते टाइम ज़्यादा अपनी ताकत को कंट्रोल में रखना। क्या तुम मजाक कर रही हो? ये तो अकेले ही हाई रैंक मास्टर को हरा सकती है। आखिरकार मैं इसके सामने कैसे टिक पाऊँगा? क्या मैं ये जिंदा भी बचूँगा? अगर ऐसी बात है तो पहले 2 साल की ट्रेनिंग को याद करो। ताकतवर जैसे ही उन दोनों सालों की ट्रेनिंग को याद करता है, वैसे ही हम देखते हैं कि उसका मन
खराब हो जाता है। और ऐसे भी हम देखते हैं कि उसका मन में सारी यादें आने लगती हैं और वो उल्टी कर देता है। अब तुम्हारी नर्वसनेस दूर हो गई है, तो इसलिए आप खुद पर थोड़ा भरोसा रखो, क्योंकि तुम उस टीम के बीमार हो जो कि इस कॉन्टिनेंट की सबसे ज़्यादा ताकतवर टीम है। और उस टीम का नाम दो ओरी कम फिस्ट है। तो ये सुनते ही एरैंक के अंदर गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब जेलिका कहती है कि तुम एक फ्रैंक के हो, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा रखूँगी ध्यान कि तुम्हारे ऊपर ज़्यादा तुमको जान से ना मारूं। स्पीड को बढ़ाकर रिक पहला हमला कर देता है, पर हम देखते हैं कि इस बार उसके पंच रिक को एक झलक दिखाई होती है और कहती है, इस टाइम मैं सबसे स्लो भली हूँ, पर मुझे लगता है ये तुम्हारे जैसे एफ रैंक के लिए बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है। तुम तो इतने ज़्यादा शौक लग रहे हो कि तुम कुछ कह भी नहीं पा रहे हो। तब फीड हंसते हुए कहता है कि तुम मेरी बहन के साथ सामने नहीं टिक सकते तुम बूढ़े आदमी, क्योंकि सभी लोग लाइट स्पीड के एजेलिका कहते हैं। और तब एजेलिका फिर से अपनी स्पीड को यूज करके रिक पर हमला कर देती है, पर हाँ हम देखते हैं कि उसके एजेलिका की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो कर रही होती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और तब वो एंजेलिका के वॉर से बच जाता है, जिसके एंजेलिका बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और सोचती है कि ये तो पॉसिबल है, क्योंकि तुम ही फर्स्ट क्लास रॉयल नाइट ऐसे जैसे हो जो कि इस भीड़ में मेरे साथ मुकाबला कर रहे हो। और वो फिर से रिक पर हमला कर देती है। रिक सोचता है कि क्या यह सच में एक सेकंड नाइट की रॉयल नाइट है? कहीं ये नेपोटिज्म की वजह से एंटर तो नहीं की? ये फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ? पर ऐसा नहीं हो सकता। पर तभी एंजेलिका एक रॉक से टकराकर गोल गोल घूमने लगती है, जिससे रिक को लगता है कि वो उसकी कोई न्यू टेक्निक है और वो उससे बड़ी मुश्किल से बच पाता है। रिक सोचता है, मैं तो इसे हमले को समझ में नहीं आया पड़ रहा था, तो मैं तो सोच रहा था कि मैं ताकतवर हो चुका हूँ। मैं तो सच में बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। हमारी एबिलिटीज़ में सच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है होता। एंजेलिका सोचती है कि मैं गलती से गिर गई, पर मैं इसे बेवकूफ़ बना सकती हूँ। तो तुम मेरे साथ अटैक में बच गए, तो अब लगता है मुझे तुम पर स्पीड से हमला करना ही होगा। अब जो टेक्निक्स मैं यूज़ करने जा रही हूँ उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाऊँगी, पर मैं उससे बस 3 बार ही यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी उस टेक्निक को और ज़्यादा नहीं झेल पाई। और जब वो और भी तेज़ी से रिक के ऊपर हमला करने लगती है और रिक को वो स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो लग रही होती है और वो बच जाता है, पर एंजेलिका अभी भी हार नहीं मान रही होती है। तो दोबारा से रिक के ऊपर हमला कर देती है और रिक सोचता है मुझे कुछ करना ही होगा, लेकिन लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही होती है। एंजेलिका आखिरकार बार बार हाई स्पीड यूज करती है और पत्थर के साथ टकराकर वो फिर से नीचे गिर जाती है। रिक को लगता है कि वो नीचे से हमला कर रही है और तब वो उस पर एक जोरदार मुक्का कर देता है और हम देखते हैं कि एंजेलिका उसे मुक्के से बच जाती है। जिस जगह पर उसने मुक्का मारा होता है वह जगह बहुत ज़्यादा छेद बड़ा हो जाता है। एंजेलिका सोचती है अगर मैं
गिरी ना होती तो मैं उस पंच से टकराकर एकदम नामो-निशान मेरा मिट चुका होता। आखिरकार तुम कौन हो? जो बस गिल्ड का एक पुराना रेफरेंसलिस्ट हूँ। तो 2 साल पहले ही मैंने एक एएएफ रैंक के तौर पर एडवेंचर को शुरू किया और ये बकवास झूठ है। मैं मान ही नहीं सकती। एक सेकंड क्लास का रॉयल नाइट सच में कमाल के होते हैं। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा देर लड़ नहीं पा सकती। मैं इस लड़ाई से तुमसे बहुत ज़्यादा कुछ सीखा रही हूँ। तो चलो फिर अपनी लड़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तब एंजेलिका सरेंडर कर देती है और कहती है कि मैं इस बार तुम्हें जीतने दे रही हूँ क्योंकि तुम मेरे फर्स्ट अटैक से बच गए हो। तो इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। तो फिर आखिरकार तुम उस प्रोमिस को तुम क्यों नहीं पूरा करते? लड़की से बोल रहा होता है। हाँ, अरे वो जीतने वाले का जिंदगी भर सर्वेंट बन के रहेगा। तब हम देखते हैं कि एंजेलिका इस बात का कोई जवाब नहीं दिए बिना इधर से भाग जाती है। आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्या ये मेरे साथ इस तरह जीत सही रहेगी? तो नरेंद्र कहती है तुम्हारे अपोनेंट ने तुम्हें एक्नॉलेज किया है तो इससे तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्यों लग रही है तुमको? मुझे इसमें कोई सही नहीं लग रहा है। तभी इसको छोड़ दो। चलो हम तुम्हारे फर्स्ट राउंड के एग्ज़ाम लिस्ट को देखते हैं। और हाँ मास्टर बॉस और बाकी सभी लोग भी जल्द से जल्द यहाँ पर आने वाले हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? आखिरकार वो यहाँ पर क्यों आने आ रहे हैं? वो तो बस यह देखने आ रहे हैं कि तुम कितनी इम्प्रूवमेंट कर चुके हो। इसलिए तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होने वाली। और गाइस इस वीडियो को यही जगह पे हम लोग ख़त्म करते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा।